नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्वर्ण प्राशन निर्माण विधि और इस स्वर्ण प्राशन में जो जो घटक द्रव्य हम अभी डालेंगे उनका क्या प्रभाव होगा और एक दूसरे के संयोग से जो रसायन उत्पन्न होगा उसका क्या प्रभाव होगा, इन सभी बातों को हम आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आप आयुर्वेदिक वैद्य हो, आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आयुर्वेद सीखने से संबंधित आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए सभी उन वीडियो से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों छोटे छोटे बच्चों में क्षयजन्य व्यवस्थाएं शरीर में हो रही है, रस रक्तादि धातुओं की कमजोरी हो रही है, बार बार बच्चों में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होना या ज्वर बुखार आना या छोटे छोटे समस्या से उनको साइनस होना, जुखाम नज़ला वगैरह होना, ये सारी चीज़ें हो रहा है। शरीर में बल की अभिवृद्धि नहीं हो रही है, बल या ओज की कमी हो रहा है ना। बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो रहा है लोगों का, बहुत जल्दी लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम बचपन में ही बच्चों को स्वर्ण प्राशन दे करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। हम बच्चों के जब बाद में बूढ़े होंगे तो उनकी उम्र को हम बढ़ा सकते हैं। स्वर्ण प्राशन इतना महत्वपूर्ण द्रव्य है। मेरे पास आज से 1 महीने पहले एक किसी पेशेंट का, एक फैमिली का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बच्चा है हमारे घर में, समथिंग 6 साल का बच्चा है। मैं ये बातें इसीलिए सुना रहा हूँ कि आज मैं जो स्वर्ण प्राशन आपके सामने बनाने के लिए जा रहा हूँ, ये इन द्रव्यों को किस तरह के रोगी के ऊपर हमें प्रयोग करना है और उसका क्या प्रभाव होगा, मैं आपको ये उदाहरण के साथ मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने उस पेशेंट को स्वर्ण प्राशन बना के दिया था। तो अब ये नेक्स्ट मंथ उन्होंने अमाउंट मुझे पे किया है, तो मुझे नेक्स्ट मंथ जब मैंने दवाई में बना रहा था तो मुझे फिर बस आपका ख्याल आ गया। ठीक है जी, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आज आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि वो प्री मैच्योर चाइल्ड है और बच्चे का मस्तिष्क सही तरीक़ा से डेवलप नहीं हुआ है। बच्चा जब बचपन में जन्म हुआ, पहली बात तो उनकी जो माँ है वो 15 साल की उम्र वाली थी, तो लव मैरिज हो गया और बच्चा जल्दी हो गया। उसके बाद बच्चा भी 8 महीने से पहले ही उसका जन्म हुआ है, तो प्री मैच्योर हो गया। उसके बाद फिर जब जन्म हुआ तो उस समय बच्चे में ऑक्सीजन की कमी, यानी कि वो सारी समस्या हो गया जो एक छोटे बच्चे जब जन्म होता है तो नहीं होना चाहिए था। तो इसके बाद इसको 2 साल 3 साल के बाद बच्चे में जैसे कि है ना, बच्चा जिस तरह से उसके शरीर की विकास होना चाहिए शरीर का, वो नहीं हो रहा था और वो मिर्गी का झटका जैसे इसको छोटे छोटे पहले आने लगे, फिर बाद में बहुत बड़े बड़े दौरे आने लग पड़े। हेड ड्रॉप होता रहता है, इसके सिर सही तरीके से टिकाता नहीं, शरीर चलता नहीं है, हाथ और पैर थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हो रखा है, सही तरीक़ा से शरीर जो है ना संतुलित अवस्था में नहीं है। तो मेरे चूँकि एपिलेप्सी से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने डाला है, बहुत सारे पेशेंट जो लाइव मेरे से बात करते उसको रिकॉर्ड करके मैं डालते रहता हूँ। जो अच्छी बातें हैं उसको डालने में कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने उस वीडियोज़ को बहुत सारे देखे होंगे, उनको लगा कि चलो एक बार यहाँ ट्राई करते। तो मैंने उनको जो स्वर्ण प्राशन दिया था दूसरे दवाइयों के साथ, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया एपिलेप्सी का, तो आज उनको बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट मंथ उन्होंने मुझे मेडिसिन के लिए ऑर्डर किया। तो बनाते वक्त मुझे आपका ख्याल आ गया, इसीलिए मैं कहा चलो आपको भी वीडियो बना करके दिखा दूं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्वर्ण प्राशन बनाते वक्त उस पेशेंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक तो 10 ग्राम बच्च डाला है, 10 ग्राम गिलोय डाला है और यहाँ पर मैंने उस बच्चे को थोड़ा सा नींद की भी कमी थी, तो इसीलिए मैंने यह सर्पगंधा भी मैंने डाला है यहाँ पर कम से कम 6 ग्राम तक। तो ये 3 यहाँ पर मैंने जड़ी बूटी डाला है और यहाँ मैंने 1 ग्राम गोल्ड स्वर्ण भस्म डाला है और यहाँ मैंने 100 ग्राम देसी गाय का घी और 200 ग्राम शहद मैंने यहाँ पर डाला है। अब इसको आप स्वर्ण प्राशन कहो, क्योंकि स्वर्ण प्राशन तो जहाँ शहद होता है, घी और गोल्ड, भाई ये 3 चीज़ से शुद्ध स्वर्ण प्राशन बनता है। लेकिन अब हम तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें डाल रहे, तो क्या ये भी स्वर्ण प्राशन है? तो मैं कहा दोस्तों ऐसा है कि स्वर्ण हर एक जो इस तरह के क्लासिकल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च होता रहता है। हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, आयुर्वेद के जो हमारे गुरुजन हैं,
तो मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था इस तरह के दवाई बनाने के विषय में, फिर मैं कहा कि चलो एक बार करके देखते। तो यहाँ पर अब आपको समझना होगा कि बच क्यों डाला गया, यहाँ गिलोय सत्य क्यों डाला गया, यहाँ पर सर्पगंधा क्यों डाला गया। यहाँ मैंने जो सर्पगंधा डाला वो आप नहीं डाल सकते, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ इसीलिए डाल दिया क्योंकि उस बच्चे का एक तो उसका जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा हाई था और उसको रात में थोड़ी सी नींद की कमी भी थी। तो चूँकि मैं यहाँ पर ब्लड भी इसमें मैंने बच भी डालना है और उस बच्चे का जो शरीर है थोड़ा पित्त प्रकृति वाला है, तो इसीलिए मैं थोड़ा उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अभी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच। अब आप जानते हो बच जो है वो रुक्ष गुण वाला है, तीक्ष्ण है और उष्ण प्रकृति वाला है। भाई ये जो तीन है ये कफ के आवरण को तोड़ता है। हमारे मस्तिष्क में तर्पक कफ होता है और हमारे हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक जो वायु है उसे हम बोलते हैं प्राण वायु। और कहीं ना कहीं हमारे उदान वायु जो है, उदान वायु का भी प्रभाव हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में होता ही है, आप जानते। और जो व्यान वायु है वो हमारे हृदय में उसका विशेष प्रभाव होता है। व्यान वायु, व्यान वायु संपूर्ण शरीर में तिर्यक वेग से चलता है। तो अब ऐसे में हमें प्राण वायु के ऊपर और व्यान वायु के ऊपर, क्योंकि स्रोतोरोध हो रहा है यहाँ पर, अगर कफ के माध्यम से या पित्त के माध्यम से स्रोतोरोध हो रहा है, तो इस बच्चे में जो है वो स्रोतोरोध हो रहा था पित्त के वजह से, लेकिन शरीर में इम्यून सिस्टम के कमी के वजह से उसके शरीर में थोड़ा पित्त का बढ़ते हुए महसूस हो रहा था। अगर आपके शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा होगी तो कमजोरी होने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम की कमी होगी, तो उसके वजह से शरीर खुद को संचालन करने के लिए क्या होगा, असमर्थ होगा, तो हीट बढ़ेगा। शरीर में जो ज्वर है वो दो तरह से बनता है। एक तो अवरोध को तोड़ते वक्त जब वायु आगे बढ़ने के जब प्रयत्न करता है, जैसे साधारण बुखार में होता है, कफ के अवरोध को जब वायु तोड़ने का प्रयत्न करता है तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़ोर से उस अवरोध को जब भंग करने का प्रयत्न करता है तो हीट करता है शरीर, तो वो एक ज्वर हो गया। दूसरा ज्वर दोस्तों क्षयजन्य संप्राप्ति। मान लो किसी का बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय हो गया, धातु क्षय हो गया, तो धातु क्षय होने के, जैसे किसी का हृदय में बहुत ज़्यादा वेदना हो रहा है और वेदना जो है वो धातु क्षय की वजह से हो रहा है, तो यहाँ हमेशा उसका शरीर गर्म रहेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम, ओज की कमी, शुक्र क्षय की वजह से, तो ये धातु क्षय के कारण से भी हमें क्या होता है, शरीर गर्म होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर पित्त बढ़ा है। हर शरीर की जो गर्मी है वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। यहाँ इस पेशेंट के शरीर में दरअसल कफ बढ़ा हुआ है। कफ ने, जो ब्रेन में जो तर्पक कफ है या जो क्लेदक कफ है, उसने प्राण वायु को और व्यान वायु को और उदान वायु के जो वेग है उसको उसने क्या किया, अवरोध पैदा किया। इसीलिए बच्चे को कभी कभी वोमिटिंग टेंडेंसी होता था, उल्टी भी नहीं आता बट उल्टी आने जैसा वो करता था। तो ये तभी होगा जब आपके उदान वायु में कफ का आवरण होगा। तो इस आवरण को, यानी यहाँ प्राण वायु में, व्यान वायु में और उदान वायु में कफ का आवरण स्पष्ट दिख रहा था उस बच्चे में। आवरण के वजह से जो वायु है वो तिर्यक वेग की ओर जा रहा है और उसमें कुछ रुक्षता बढ़ रहा है, क्योंकि ओज की तो क्षय है ना, धातु क्षय हो रहा है, क्योंकि प्री मैच्योर चाइल्ड है, शरीर सही तरीके से डेवलप तो हुआ नहीं है, तो धातु क्षय भी हो रहा है। कफ ने आवरण भी पैदा किया है और वायु भी आवरित होने के बाद विकृत हो रहा था वो। तो यहाँ तीन असामान्य गति उस बच्चे के शरीर में हो रहा था। अब यहाँ हमें बच डालना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि बच ही एक ऐसा घटक द्रव्य है जो उस कफ के आवरण को तोड़ सकता है। अगर बच के साथ संयोग शहद के साथ हो जाए, आपने सुने होंगे कि बच शहद के साथ मिला के मिर्गी के रोगियों को दिया जाता है, वहाँ पर भी वही परिकल्पना है कि कफ ने प्राण वायु को उदान और व्यान वायु में जो आवरण पैदा किया उस आवरण को भंग करना है। ठीक है जी, तो भंग कौन करेगा? अब आवरण को कौन तोड़ेगा? बच ही तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रुक्ष
इसमें उष्ण, इसमें इस तरह के 2-3 गुण है, तीक्ष्ण गुण है, उष्ण और रुक्ष गुण है। तो ये तीनों ही गुण क्या है, कफ के आवरण को तोड़ेगा, यानी कफ को लेखन कर्म करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, सब कुछ करेगा। अब उस बच को हम शहद में डाल रहे, क्योंकि यहाँ हमने शहद भी तो डालना है। तो बच जब शहद के साथ मिल जाता है तो बच में जो, क्योंकि शहद में तो शहद क्या है, शहद एक तरह का रसायन भी है, और जिस घटक द्रव्य के साथ वो मिल जाता है उसके गुणों को मल्टीपल करके बढ़ा देता है। तो बच में जो रुक्ष गुण है, जो उष्ण गुण है, ठीक है, उसके गुणों को शहद ने क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन अब हमें ये भी तो ध्यान देना है ना कि ये तो प्री मैच्योर चाइल्ड है, शरीर तो ऑलरेडी इसका बहुत कमज़ोर है। अगर शहद और बच ही अकेला इस बच्चे को देंगे तो बच्चा तो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगा। बच्चा एक तरफ से तो ठीक होगा बट दूसरे तरफ से वही प्रॉब्लम हो जाना। इसीलिए हमें अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमने बच को ही मुख्य घटक द्रव्य बना करके बाकी दूसरे दवाइयों को डाला। हालांकि स्वर्णप्राशन में गोल्ड को मुख्य घटक द्रव्य के रूप में ले करके दूसरी चीज़ें डालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, गोल्ड को थोड़ा हमने होल्ड में रखा, उसके बाद गोल्ड को होल्ड में रख करके हमने बच को आगे किया, और बच के अच्छे और बुरे गुणों को हमने यहाँ अब दूसरे ओर से कवर करना है। ठीक है जी। अब देखो बच में उष्ण है, रुक्ष है और तीक्ष्ण गुण है। ये बच्चे को तो कमज़ोर करेगा अब, क्योंकि पहले से कमजोरी है। तो इस रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण गुण के प्रभाव को कम करने के लिए कि ये जाके कफ के आवरण को तो भंग करे, तोड़े, छिन्न भिन्न करे, और वायु के जो प्रभाव है, जो वेग है, उसको खोल दे, है ना। वायु अपने वेग में जब चलना शुरू होगा तो ही, है ना, समधातु, समबल, समाग्नि, इस तरह से जैसे बताया जाता है ना। दोष जब सम अवस्था में आ जाए, धातु जब सम अवस्था में आ जाए, मल के वेग जो है वो सम अवस्था में जाए, मल की क्रियाएं सम अवस्था में रह जाए, तो वही स्वस्थ व्यक्ति का एक परिलक्षण है। तो यहाँ पर जो बच है उसमें जो बहुत उष्ण गुण है, उस गुण और शहद के साथ मिल करके और ज़्यादा तहस नहस करने वाला, बहुत ज़्यादा रुक्ष गुण उसमें बढ़ने वाला है, उसमें हमने क्या डाल दिया, घी डाल दिया। अब घी हम बरोबर तो नहीं डाल सकते, तो घी हमने शहद के जस्ट आधा डाला। आधा इसीलिए डाला क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि इसकी आवरण को भी तो तोड़ना है ना हमें। अगर हम घी शहद से ज़्यादा डालेंगे तो शहद तो पित्त को शमन करने वाला है, हमें तो कफ को शमन करना है। तो हमने ये भी ध्यान देना है कि शहद और बच के जो प्रभाव है वो इस दवाई में बना रहे, लेकिन इस बच्चे के शरीर में कोई हानि भी ना हो इस योग से। तो यहाँ हमने उसके आधा घी डाल दिया। घी डालने से क्या होगा कि रुक्षता, क्योंकि बच में रुक्षता गुण है, तो वो रुक्षता के वजह से बच्चे के शरीर में और ज़्यादा मुसीबत ना हो जाए। ठीक है, तो घी में पित्त को शमन करने वाला, रुक्षता के जस्ट विपरीत इसमें क्या है, श्लक्षण गुण है, घी में चिकनाहट है ना। तो ये सारे स्नेहन करने वाला पदार्थ है घी। तो शहद के जस्ट आधा हमने यहाँ पर घी डाला। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक ऐसा दवाई डालेंगे जो खुद से रसायन भी हो और जो तिक्त पदार्थ हो, तिक्त पदार्थ जो है वो पित्त का जागृत करता है, पित्त को बढ़ाता है। शरीर में जो समान वायु है, जो पाचक पित्त है, वो उसको मेंटेन करता है। ठीक है। और दूसरी बात कि शरीर में जैसे कि उसके शरीर में क्या हो रहा था, ओज की क्षय हो रही थी, ओज की कमी कमजोरी की वजह से एकदम ढीला ढाला सा हो रहा था। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे गिलोय सत्त। आप जानते हो गिलोय सत्त एक तरह का बेहतरीन रसायन है। रसायन में गिलोय सत्त से बढ़िया और क्या हो सकता है। अभी कोरोना के टाइम में लोगों ने गिलोय को इतना जाना और इतना पढ़ा है, इतना यकीन के साथ खाते सब लोग गिलोय, किसी को हानि नहीं करता। हाँ,
गिलोय उसको हानि करता है जो वात प्रदान व्याधि से पीड़ित है व्यक्ति। जो व्यक्ति कमज़ोर है शरीर से, जिसको चक्कर आता है ना, जिसका धातुओं के क्षय बहुत ज़्यादा हो रखा है, जिसको कमजोरी बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ भी है, ऐसे चीज़ें हैं। और डायबिटिक क्षयजन्य कारणों से डायबिटीज़ है, कफ के बढ़ने से नहीं, मेद के बढ़ने से नहीं, है ना। तो ऐसे में उस व्यक्ति को गिलोय देना हानिकारक है, क्योंकि इसमें तिक्त गुण है और तिक्त जो है वो वायु को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ऑलरेडी वायु के बढ़ने से जो व्यक्ति परेशान है उसको गिलोय नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके अलावा और किसी भी समस्या में हम गिलोय को अति भरोसेमंद तरीक़ा से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ अब जो गिलोय डाला है, तो गिलोय डालने से क्या होगा, एक तो ये रसायन का काम करेगा। आप एक चीज़ मैं बता दूँ, घी के साथ अगर गिलोय का संयोग होगा तो ये रसायन का भी बाप बन जाता है, महारसायन बन जाता है। शरीर के चेहरे में कांति देना, दोषों का निर्हरण करना, कफ को छिन्न भिन्न तो करेगा बच्चे और शहद का योग, लेकिन उसको शरीर से बाहर भी निकालना है, उससे किसी प्रकार का व्यापद शरीर में ना हो और बच्चे को बार बार हेड ड्रॉप हो रहा है उसको भी वो मेंटेन करे। क्योंकि शरीर में क्विकली हमें एक ऐसा रसायन देने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कि बच्चे को बहुत जल्द अपना असर दिखाए। तो यहाँ इसीलिए हमने गिलोय सत्व डाला, क्योंकि ये रसायन है। देखो यहाँ रसायन कितने हैं, घी भी ब्रह्मण द्रव्य है, वृष्य बोला गया है, घी को तेज का कारक है, शुक्रवर्धक है ना घी। शहद भी रसायन है, शहद दूसरे आयुर्वेदिक द्रव्यों के गुणों को बढ़ाने वाला है, खुद से भी रसायन है। और गिलोय भी ऐसा ही है, दूसरे के गुणों को बढ़ाता है, खुद से रसायन है। तो स्वर्णप्राशन में 3 रसायन तो जड़ी बूटियों में ही आ गया। अब यहाँ सबसे बढ़िया घटक तो आ गया दोस्तों गोल्ड। अब गोल्ड क्या करता है, आपके मस्तिष्क में जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को क्विकली अपने तेज से, अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से बल देने का काम गोल्ड करता है। अगर किसी दवाइयों से शरीर में जान नहीं आ रही है, शरीर को बल नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको वहाँ गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अदरवाइज़ तो फिर साधारण जो आयुर्वेदिक जो काष्ठौषधि है उसी से काम चला सकते हैं हम छोटे मोटे प्रॉब्लम में। लेकिन अगर समस्या मेजर हो, बहुत बड़ी समस्या हो, तो वहाँ फिर हमें गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ हमने डाला है 1 ग्राम गोल्ड। अब गोल्ड और शहद का योग हो जाए, गोल्ड और घी का योग हो जाए, तो गोल्ड के जो गुण है, क्योंकि आपको पता है कि शहद जो है किसी द्रव्य के उसके जो गुणों को बढ़ाता है। यहाँ गुण को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें हैं, एक शहद है, एक गिलोय है ना, और एक यहाँ पर है घी। ये तीनों ही रसायन है और ये तीनों ही दूसरे पदार्थ के गुणों को मल्टीपल करने वाले हैं, ठीक है जी। तो मल्टीपल और कौन कौन से द्रव्य करते, तो लगे हाथ ये भी समझ लो, एक गुग्गल है, इसलिए हर दवाइयों में आपने देखे होंगे त्रिफला गुग्गल, पुनर्नवादी गुग्गल, इस तरह के गुग्गल परिकल्पना इसीलिए किया गया कि त्रिफला में जो गुण है वो गुण को मल्टीपल करके शरीर में अपना प्रभाव दिखाए। तो ये मल्टीपल करने का काम गुग्गल करेगा। ऐसे ही आपका पुनर्नवादी गुग्गल, तो पुनर्नवा में जो गुण है उस गुण को मल्टीपल करके शरीर में कार्य कराए, ये करेगा कौन, ये गुग्गल करेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही शहद है और ऐसे ही आपका गिलोय है। तो ये सभी क्या है, दूसरे द्रव्यों के गुणों को मल्टीपल करेगा। अब स्वर्ण भस्म ये सीधा रसायन है, ये वृष्य को करने वाला है, शरीर में ताकत को देने वाला है, शरीर में रस रक्त मांस मेद आदि धातुओं को बढ़ाने वाला है, ओज की वृद्धि करने वाला है, तेज की वृद्धि करने वाला है, यह शुक्र जनन है, शुक्र को बढ़ाने वाला है, ठीक है। और शरीर में जितने भी जो क्षयजन्य संप्राप्ति है, धातुओं की क्षय हो गई अथवा किसी भी चीज़ की कमी की क्षयता के वजह से शरीर कमज़ोर हो रहा है, सूख रहा है, नसों में ढीलापन है
है ना। अगर आपके सेक्सुअल पावर में प्रॉब्लम आ रही, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, आपके पेनिस में, है ना, वो उत्तेजना नहीं है, तो यहाँ हम फिर गिलोय आपका गोल्ड का परिकल्पना यहाँ पर हम पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे सिद्ध मकर ध्वज वटी, यहाँ गोल्ड क्यों डाला गया? वो इसीलिए डाला गया क्यों, गोल्ड जो है वो आपके नसों को मजबूत करता है, आपके शरीर में रसायन का काम करता है। तो इन सभी चीज़ों का जब मिलन होता है तो यहाँ एक ऐसा रसायन का अब यहाँ मिलन होगा, निर्माण होगा, जो बच अपने शहद के साथ मिल करके अपने उष्ण, तीक्ष्ण और इस तरह के गुणों से कफ के आवरण को छिन्न भिन्न करेगा। और गिलोय, शहद, घी और गोल्ड, ये तीन चीज़ जो रसायन है खुद से, जो तेज और कांति और शक्ति को देने वाला है, शरीर में जो रीजेनरेटिक चेंजिंग हो रहा है और बहुत क्विकली हो रहा है, उसको मेंटेन करने वाला है जो, तो यहाँ गोल्ड वगैरह। इसीलिए स्वर्ण प्राशन का हमें जो है आज विगत 9-10 सालों से, हालांकि स्वर्ण प्राशन पहले ज़माने में ये जो अभी जो इंजेक्शन वगैरह जो लगाते छोटे छोटे बच्चों को जन्म के दिन में, क्या क्या लगाते हैं, डेंगू के पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। तो पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होते थे। उस समय छोटे बच्चों को स्वर्ण प्राशन दिया जाता था, है ना, स्वर्ण प्राशन दिया जाता था। तो ये जो स्वर्ण प्राशन इसीलिए दिया जाता था क्यों, उस ज़माने में लोग स्वर्ण प्राशन खा करके कहते थे कि अगर माँ के दूध पिया है तो मेरे पास आ ठीक है, अगर घी खाया है तो मेरे पास आ। अब घी जो है स्वर्ण प्राशन के बदौलत वो घी खाते थे। अब आजकल तो न माँ के दूध कोई पीता है, न तो कोई घी खाता है, तो फिर कैसे आएगा, वो तो भागेगा ही। तो कहने का मतलब है कि वो जो ज़माना था उस वक्त आयुर्वेद एक चरम में था, और आयुर्वेद के जो चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में ये सारी चीज़ें किया, फिर ये है ना एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से, एक जानी बुझी एक साजिश के तहत एलोपैथिक को हमारे यहाँ पर प्रवेश कराया गया। फिर ये सारी चीज़ें हम फिर भूलते गए। तो अब ये समय है कि इसको फिर दोबारा जागरूक किया जाए। हालांकि विगत 10-15 साल में आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत कुछ तरक्की हुआ है, और स्वर्ण प्राशन के ऊपर बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इन्होंने अच्छे अच्छे लेख और अपने पब्लिश किया हुआ है। आप जा कर के उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने रिसर्च किया है काफ़ी बड़े लेवल में। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का एक यही संदर्भ और प्रसंग है, और यही एक हेतु और कारण है कि स्वर्ण प्राशन आपको ज़रूर छोटे छोटे बच्चों को देना है, चाहे वो रोगग्रस्त हो नहीं। अगर कोई रोगग्रस्त है, एपिलेप्सी जैसे भयानक समस्या है, 15 साल से नीचे के अगर पेशेंट है, विशेष करके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको आपके पास जो कुछ भी आयुर्वेदिक इस तरह के दूसरे मेडिसिन्स है जिसे आप बनाते हैं और आप देते, जो कुछ भी देते हो आप देते रहो। लेकिन अगर आप साथ में स्वर्ण प्राशन इसी विधि से बना के, अब स्वर्ण प्राशन बनाने के लिए गोल्ड जरूरी है, शहद और घी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ गिलोय भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रसायन है। इसके अलावा अगर कफ का आवरण आपको दिखता है तो बच डालो, अगर नहीं दिखता है तो मत डालो। और आपको और कुछ ज़्यादा वृक्ष की आवश्यकता है तो यहाँ आप वला डालो, और नहीं तो वो भी मत डालो। तो रोगी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्वर्ण प्राशन के इन घटक द्रव्यों के कंपोजिशन आप इनके रसायन गुण धर्म के आधार पर, और रोगी के जो दोष है, जो भी सारी चीज़ें हैं, शारीरिक लक्षण हेतु, और ये सारी चीज़ें देख करके संप्राप्ति वगैरह किस तरह से हो रहा है, शरीर के क्या कुछ रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ समस्या, उसको देख करके आप यहाँ पर कुछ जो वृष्य कारक है, ध्यान देना, जो यहाँ आप डालोगे वो वृष्य कारक ही डालना है आपने, ठीक है। एक बच के अलावा जो कुछ भी डालोगे वो सारे वृष्य कारक ही डालोगे, ठीक है जी। तो आज मुझे दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी तरह के बहुत सारे मेरा एक मन है, मैं आपको एक कल परसों बहुत जल्द हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आजकल हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ रहा है लोगों में, तो हृदय में जो वायु में जो आवरण होता है कफ और पित्त से, और कृमिजन्य हृदय व्याधि भी होती है, तो उसको सही विधि से आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, है ना, गहराई से टिका टिका करके हम उसको समझेंगे कि कफ से आवरण होता है
हृदय रोग में वायु का तो क्या लक्षण, पित्त के आवरण से क्या लक्षण, कृमिजन्य अगर व्याधि होगी और उससे हृदय पीड़ित है तो उसका क्या लक्षण है, वो सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आप www.ayushyogi.com में जाकर के इनरोल करिए। वहाँ पर हम आपको नाड़ी परीक्षण, चरक संहिता, अष्टांग हृदय और भी आयुर्वेद के तमाम ग्रंथों की चर्चा हम वहाँ पर जूम के माध्यम से करेंगे। उस वेबसाइट में आकर के आप अपना इनरोल करिए, बिल्कुल मुफ्त है, वहाँ पर कोई पैसे नहीं लगेगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस सीखना चाहते हैं तो भी मस्ट वेलकम। ये एक ऐसा साइंस है जिसको किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य, डॉक्टर और स्टूडेंट को ज़रूर सीखना चाहिए। नफ़रत मत करिए, ज्योतिष के प्रति प्यार करिए, एक बार समझने का प्रयास करिए। हम आपको पढ़ाएंगे, एक बार आप कम से कम 6-7 दिन तक आप आओ। अगर आपको मज़ा नहीं आया मुझे कहना। सीखने के बाद अगर आप ये न कहो कि भाई ये बेकार की चीज़ें है, मैंने टाइम वेस्ट किया, तो मैं इस एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस को पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, मैं भूल जाऊंगा बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा दिव्य चीज़ है, एक ऐसा आँख है ज्योतिष कि आप किसी भी पेशेंट को सही तरीक़ा से आप एनालाइज कर सकते हो। वो पेशेंट में जो, क्योंकि बहुत सारे हम रोगी को मेडिसिन देते बट ठीक नहीं होता, तो वो ठीक न होने का मतलब हो सकता है उसका प्रारब्ध कमज़ोर हो। तो प्रारब्ध को कौन देख सकता है कि आप नाड़ी से तो देख नहीं सकते, मूत्र परीक्षण, जिह्वा, नेत्र परीक्षण से किसी के प्रारब्ध थोड़ी पढ़ सकते। तो प्रारब्ध वसात भी तो रोग होते हैं ना जी, प्रारब्ध वसात रोग होते। एक छोटा सा बच्चा, उसके आंखों में चश्मा है, तो उसका क्या है, ये वो प्रारब्ध भी हो सकता है। तो वो प्रारब्ध को आप डायग्नोस दूसरी विधि से भी कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। आयुर्वेद तो यही बोलता है कि रोग परीक्षण पहले करो, उसके बाद फिर दिमाग लगा के आयुर्वेदिक दवाई दे दो। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जो दिखने पे लगता है कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था, क्यों हो रहा है, मैंने इतने अच्छे मेडिसिन दिया लेकिन बट फिर भी काम नहीं, क्यों नहीं कर रहा है, तो वहाँ आपको एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस, ज्योतिष की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वहाँ उसके प्रारब्ध में ही कोई दिक्कत है, तो प्रारब्ध चेक करना पड़ेगा। अगर सूर्य उसके प्रारब्ध में कमज़ोर है तो सूर्य अग्नि तत्व है, आपने उसके बाद भी ट्रीटमेंट तो आयुर्वेदिक तरीक़ा से ही करना है। चंद्रमा में दिक्कत है तो चंद्रमा जल तत्व है। तो इस तरह से ना फिर हमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ग्रहों से जोड़ते हुए इधर आना है। बहुत रोमांटिक है, ज्ञानवर्धक है, बहुत मज़ा आने वाला है उस नॉलेज में। ठीक है जी, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे, बस विश्वास करो और सीखने का एक तरह से जज्बा अपने अंदर आप डेवलप करो। जितना आप ज़्यादा सीखोगे आपको उतना नाम और तरक्की, ये सारी चीज़ें मिलेंगे, है ना। बिन सीखे कोई आनंद नहीं आता, बस हवा हवा में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम आपके सामने एक दिव्य प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे आयुष योगी, जहाँ पर आप जो चाहो वही सीख सकते हो। आपके पास पैसे की कमी है तो वहाँ शेयर एंड अर्न वाला सिस्टम है। रोज़ आप उस वेबसाइट के जितने भी जो पोस्ट है उन पोस्ट को आप शेयर करते रहो, वहाँ से आपको रोज़ थोड़े थोड़े पैसे आपको मिलता रहेगा। वहाँ पर मल्टीपल होते हुए जुड़ता जाएगा और मंथ के लास्ट में देखोगे कि 1 महीने तक हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसका जो कॉस्ट है जितना बैठेगा, आप अपने रोज़ के शेयरिंग से उतने पैसे आप बना लेते हो। तो इस तरह के सारे व्यवस्थाएं हमने किया हुआ है, बस पढ़ने वाला बनो, सब कुछ हम करा देंगे। यानी कुल मिलाकर के फ्री में आपके सामने सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों दीजिए विदा, जय श्री राम।